गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस थी वो सारी की सारी मार्क करी हैं। तो सारी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको पढ़ लो, उससे सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें मार्क नहीं करी हैं, और एक छोटे से छोटा पॉइंट जो आ सकता है वो सारी चीज़ें मार्क हैं। अब इसमें सबसे पहले बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिविंग वो अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट लाइन लिखिए, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन दी अर्थ क्रस्ट। ये हमें टेबल में दिया हुआ है 9.1 में। ये वाली टेबल आज तक कभी आई नहीं है, आगे भी आने के चांसेस बहुत कम है। इसमें हमें दे रखा है कि कितने परसेंट में बॉडी में होता है और कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है। इसमें देखो जो स्टार्टिंग में 4 है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं और अर्थ क्रस्ट पे कम है। बाकी सारे के सारे अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा है, हमारी बॉडी में बहुत कम है। अब आता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, चाहे कोई वेजिटेबल हो चाहे कोई पीस ऑफ लिवर हो, उनको लो और उनको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड किसके साथ करना है, उसको करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है CCl3COOH। ये एनसीईआरटी में Cl3 पहले लिखा हुआ है, C बाद में लिखा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो उसका फॉर्मूला सेम ही रहता है, CCl3COOH। अब इसमें इसको क्या करना है, मोटार पेस्टल की हेल्प से इसको पहले ग्राइंड कर लेना है। वो जो सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा में इनको पूरा ग्राइंड कर लेना है। उससे क्या होगा, और फिर बाद में इसको स्ट्रेन करना है, मतलब इसको छानना है चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन से। तो इसमें हमको एक पहले तो हमको थिक स्लेरी मिलेगी, उस थिक स्लेरी को छानना है चीज़ कॉटन या फिर चीज़ क्लोथ या कॉटन की हेल्प से। उसमें क्या होगा, एक मिलेगा हमको एसिड सोल्यूबल पूल और जो दूसरा मिलेगा वो एसिड इनसोल्यूबल। मतलब एक जो है वो तो पूरा मिक्स हो रखा होगा, एक जो नीचे बैठ गया होगा, रिटेंटेट हो गया होगा, जो उसको हम बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। इसमें एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन जब होता है तो उसमें कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, हम उसको किस ग्राइंड करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो वो याद रहना चाहिए, CCl3COOH, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक ये याद रहना चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। इनको ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, एक थिक स्लेरी मिलेगी जिसको हम बाद में चीज़ क्लोथ या कॉटन की हेल्प से छान लेंगे। उसके बाद में उसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, क्या एसिडिक, पहले मिलेगा एसिडिक सोल्यूबल पूल और एक जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। बस ये 2। उसके बाद आते हैं all the carbon compound that we get from the living tissue is called biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स किसको कहते हैं, जो भी हमें कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं लिविंग टिश्यू से उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इनमें और इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं। अब इसमें एक और है, अब क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू ले लेंगे। इसमें ये है ऐश एनालिसिस। उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे, जैसे या तो लीफ ले ली या लिवर ले लिया, उसको वेट वेट लेंगे। वेट वेट कैसे लेते हैं किसी चीज़ का, कि उसके अंदर मॉइस्चर का वेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसी चीज़ का वेट हो। तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, पहले उसको ड्राई करेंगे। उससे क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट एंड गिव अ ड्राई वेट। उसको पूरा जला देंगे। उससे क्या होगा कि उसमें से जो कार्बन कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज टू गैशियस फॉर्म, और CO2 और वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ऐश, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा। These are also seen in what acid soluble fraction। ये भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, कोई लिविंग टिश्यू लिए, जैसे हमने एक पत्ता ले लिया, उसको क्या कर रहा है, सबसे पहले ड्राई कर रहा है कि उसके अंदर मॉइस्चर का वेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उसको ड्राई करेंगे, उससे क्या होगा, सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। फिर उसको पूरा का पूरा जला देंगे। जलाने से क्या होगा कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे
टू गैशियस फॉर्म्स और CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वो जो बच जाएगा हमारे पास वो होगी ऐश। उस ऐश के अंदर क्या क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सल्फेट, फॉस्फेट, और ये सारे के सारे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आएंगे। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप्स एंड एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन, दैट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं इनको। और इसमें 4 टाइप के होते हैं, मतलब इनकी 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की। उसके अंदर एक में क्या लगा होगा, एक में हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। और इसमें जो वेरिएबल आर है, मतलब आर ग्रुप जो है वो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। ये तीनों तो कन्फर्म है, ये तीनों तो हमेशा होंगे ही होंगे। फिर इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि बहुत सारे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, और इनका जो आर अलग अलग ग्रुप लगेंगे उन पे उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें जो हमारे काम के हैं, जो प्रोटीन होता है जिनमें, वो होते हैं सिर्फ 20। देखो जैसे इसमें है, इसमें बताया कि ये तीनों तो सेम रहेंगे, ये इसमें ये जो आर है ये वेरिएबल है, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। उसके बेसिस पे इनका अमीनो एसिड्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें प्रोटीन आर ओनली 20। इन्होंने बताया है कि जो अमीनो एसिड्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप्स, जिसमें एसिडिक ग्रुप भी होगा और सब्स्टिट्यूएंट ऑन दी सेम कार्बन, सबके सब एक ही कार्बन पे लगे होंगे, जो कि अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे जिनको हम, जिसमें दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। इसके अंदर क्या क्या 4 ग्रुप लगे होंगे, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। इसमें आर वेरिएबल होगा जो कि चेंज होता रहेगा, और इन चेंज होने की वजह से बहुत डिफरेंट टाइप के अलग अलग नेचर के अमीनो एसिड्स बनते हैं, जिसमें हमारे लिए प्रोटीन आर ओनली 20। इसमें बताया कि जो प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स हैं वो सिर्फ 20 बनते हैं। अब उन 20 में से 3 का नाम दे रखा है इन्होंने। 3 का नाम है, एक तो है हाइड्रोजन, जिसमें कुड बी द हाइड्रोजन, द अमीनो एसिड इज द ग्लाइसिन। एक हो गया ग्लाइसिन। एक हो गया जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उसको बोलेंगे एलेनिन। फिर जिसमें हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, उसको बोलेंगे सेरिन। ये 3 नाम दे रखे हैं जो कि प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स के होते हैं। क्या क्या, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। ये 3 नाम याद रहने चाहिए। फिर आते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें क्या है, इसेंशियल ऑफ द अमीनो एंड द कार्बोक्सिल एंड आर ग्रुप फंक्शन। अब इसमें ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना है, मतलब अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है, आर ग्रुप कितना है। अब जिसमें एसिड कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, एसिड एलिमेंट ज़्यादा लगे होंगे, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे कार्बन से, तो वो होगा एसिडिक अमीनो एसिड। जिसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे, मतलब NH2 वाले ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे, वो हो गया बेसिक। और जिसमें दोनों बराबर के होंगे वो होगा न्यूट्रल। एसिडिक के इसमें एक नाम दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का इसमें नाम दिया है लाइसिन, और न्यूट्रल का दिया है वेलाइन। लास्ट टाइम न्यूट्रल का आया था, ये PYQ है। लास्ट टाइम इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम बताना था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो था वेलाइन। फिर आते हैं देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक के क्या क्या नाम है, ट्रायोसिन, फिलाइन, एलानाइन और ट्रिप्टोफैम्स। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। आयनाइजेबल नेचर के होने की वजह से उनका अलग अलग pH होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ये लास्ट लाइन में लिखा है, अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। इसलिए इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर और इनका pH चेंज होता रहता है। अब आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। ये क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दिस कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड। कुछ सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ आर ग्रुप। इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक आर ग्रुप से अटैच होगा। और आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें 1 से लेकर 19 तक कुछ भी हो सकता है। मिथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, और कोई हायर भी हो सकता है। अब इसमें इन्होंने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं।
पैल्मेटिक एसिड, इसमें क्या है, इसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। और फिर आते हैं आर्किडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फिर फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड होगा तो वो विदाउट डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें एक या फिर दो, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद आता है सिंपल लिपिड इज द ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एक सिंपल लिपिड होता है जो कि ग्लिसरॉल होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिपिड हैज़ अ बोथ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। लिपिड में दोनों भी हो सकते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल। स्टेरिफाइड मतलब उसके साथ एस्टर बॉन्ड बन जाता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, डाइग्लिसराइड्स होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिपिड्स जो होते हैं उसमें दोनों भी हो सकते हैं, सिंपल लिपिड में सिर्फ ग्लिसरॉल होगा, लेकिन बाकी जो लिपिड्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों हो सकते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें क्या, फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल, मतलब उनमें एस्टर बॉन्ड बनता है और उसमें हो सकते हैं मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड। इनको हम बोलेंगे फैट और ऑयल। फैट और ऑयल में अब क्या डिफरेंस है, जो फैट्स है मतलब घी और बटर उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जो कुछ लिपिड्स होते हैं, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दे, उसमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, उनको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स। अब दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, फॉस्फोलिपिड हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेसिथिन है। लेसिथिन का हमारी बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, वो भी याद होना चाहिए। इनका जो फिगर होता है जो कंपाउंड का, वो याद होना चाहिए हमको पूरा कि ये कंपाउंड बनेगा कैसे। फिर आते हैं सम ऑफ द टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें न्यूरल टिश्यू में भी होते हैं ये, जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। फिर उसके बाद आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर कैन बी फाउंड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगी, अगर ये नाइट्रोजन बेस की है, नाइट्रोजन बेस है, तो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये सब बनेंगे। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, अगर ये किसी शुगर से अटैच होगी तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। और इफ फॉस्फेट ग्रुप इज फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप इज फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जब ये क्या है, शुगर के साथ अटैच होगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा और एस्टर बॉन्ड बनेगा शुगर के साथ, तो उस वाले केस में बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन, साइटिडिन एंड न्यूक्लियोसाइड्स आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये सारे के सारे हो गए न्यूक्लियोसाइड्स। ये इन सब का ना अलग से टेबल बना लो कि कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे इसमें लिखे हैं, इससे बहुत कन्फ्यूजन होगा। अब न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडिनिक एसिड, और उसके बाद आते हैं गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें सब में एक डिफरेंस है। जैसे नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो गए, एडेनाइन हो गया। एडेनाइन के साथ अगर न्यूक्लियोसाइड होगा, न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसिन बनेगा, न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनाइलिक एसिड बनेगा। ऐसे इसका टेबल बना लो। फिर आते हैं नाइट्रोजन बेस ग्वानिन। ग्वानिन है तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड वाले केस में सब में साइन लगता जाएगा, ग्वानोसाइन। और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें LIC एसिड लगेगा, YLIC, मतलब कोई भी
ग्वानालाइक एसिड। फिर आते हैं साइटोसिन। उसमें क्या आएगा, उसमें न्यूक्लियोसाइड में बनेगा साइटिडिन और न्यूक्लियोटाइड में बनेगा साइटिडाइलिक एसिड। थायमिन है तो थायमिन में बनेगा थायमिडिन और न्यूक्लियोसाइड में बनेगा थायमिडिन और न्यूक्लियोटाइड में बनेगा थायमिडाइलिक एसिड। फिर यूरेसिल है तो यूरेसिल में न्यूक्लियोसाइड है, वहाँ बनेगा यूरिडिन और न्यूक्लियोटाइड है तो यूरिडाइलिक एसिड। सब में न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, ये जितने भी नाइट्रोजन बेस है इनमें YLIC सब में सब नामों में लास्ट में YLIC एसिड ये अटैच होता जाएगा सब में। जैसे एडेनाइन है तो एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिन है तो ग्वानालाइक एसिड, साइटोसिन है तो उसमें बनेगा साइटिडाइलिक एसिड, थायमीन है थायमिडाइलिक एसिड, यूरेसिल है तो यूरेसिल का बनेगा यूरिडाइलिक एसिड। सब में ये लगता जाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड्स वाले जो होंगे उनमें दो में तो सिन लगेगा, जैसे एडेनाइन और ग्वानिन है, एडेनाइन में लगेगा एडिनोसिन और ग्वानाइन में लगेगा ग्वानोसिन। फिर साइटोसिन में क्या लगेगा, साइटोसिन में लगेगा साइटिडिन, थायमिन में थायमिडिन, यूरेसिल में यूरिडिन। फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं जिनमें DNA और RNA होगा, कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे जो कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। DNA RNA फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये NCERT में इनके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। इनके ड्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बनाने आने चाहिए। इनमें अब ये ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन कितने लगाने, 6। तो सबसे पहले 1 से शुरू करो, सारे के सारे एक साइकिल ऐसे हेक्सागोनल रिंग बना लो और सब में एंड में OH ऐड कर दो। सब में लास्ट में इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2OH ऐड कर दो। ये जो पूरा बन गया ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिर राइबोज बनाने, वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। पहले ये ऑक्सीजन अटैच कर लिया और इससे ये पेंटागन स्ट्रक्चर बना लिया। सब में OH ऐड कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया CH2OH। ये बना के देखो, सारे बनाने में इजी हैं और ये हर साल आते हैं। फिर उसके बाद है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन और ये फिर एलानिन और सेरिन, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों हमने कहाँ पढ़े हैं, ये तीनों होते हैं प्रोटीनीशियस एमिनो एसिड प्रोटीनीशियस, जो हमने पढ़े थे ना कि टोटल 20 प्रोटीनीशियस एमिनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 3 का ये नाम दे रखा था NCERT में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है पहले तो बना लो नॉर्मली, ये हमने बना लिया। अगर यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ये तो तीनों में सेम है, COOH NH2 और H, ये तो तीनों में सेम रहेगा तभी एमिनो एसिड बनेगा। इसमें हमने पढ़ा था कि R ग्रुप वेरिएबल होता है। इनमें अगर H लगा हुआ है तो ग्लाइसिन, CH3 लगा हुआ है तो एलानाइन और अगर CH2OH लगा हुआ है तो सेरिन। अब हमने देखा था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, फैटी एसिड क्या होंगे अगर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए R ग्रुप के साथ। R ग्रुप क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, C1 से लेके C19 तक कुछ भी। अगर यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे थे, जैसे इसमें बताया था कि पामेटिक एसिड जो होता है उसका 16 कार्बन एटम होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिलाकर। तो ये देखो ये उसमें स्ट्रक्चर दे रखा है, कैसे दे रखा है, पहले तो लगा लिए CH3, बीच में CH2 लगा के उसकी यहाँ पर एक अटैच करना था यहाँ पे COOH। अब ये 1 और ये 2 कितने रह गए, 14 रह गए, यहाँ पे 14 इसकी ये लगा दी। तो ये पूरी इन सब की टोटल कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 16, इसको मिलाकर तो ये कंप्लीट हो रहा है। ये बन गया स्ट्रक्चर पामेटिक एसिड का। अब इसके बाद आता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का बहुत इजी है, CH2OH लगाते जाने 3 बार, CH2OH CHOH CH2OH। यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो रही है इसलिए नहीं है, वैलेंसी भी इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये थोड़ी है यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, CH2OH CHOH CH2OH। ये हो गया ग्लिसरॉल का।
अब ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ये कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ये दोनों बना लो, CH2O C डबल बॉन्ड OR, ये बना लिया। नीचे भी ये सेम है, ये बना लिया। ये दोनों बना लिए, इनके साथ लास्ट वाले से इसको ऐड कर दो यहाँ से, CHO C डबल बॉन्ड O R2। इसमें ये R1 R2 R3 ये सारे के सारे R1 R2 R3 आर फैटी एसिड्स। ये बन गया ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। लेसिथिन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये NCERT में लाइन है। फॉस्फोलिपिड जो है फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा और यही एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसका फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। इसमें सबसे पहले क्या करूँ, CH2O C डबल बॉन्ड O R1 ये बना लिया एक, यहाँ पे बनाओ C डबल बॉन्ड O CH R2, ये दो बना लिए। अब यहाँ से ज्वाइन करना है हमें CH2O P डबल बॉन्ड O OH O CH2 यहाँ लास्ट वाले कार्बन इससे अटैच कर दो N और इसके तीनों पर लगा दो मिथाइल ग्रुप CH3 ये हो गया लेसिथिन का स्ट्रक्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार बना के देखने हैं। कोलेस्ट्रॉल का कभी आया नहीं है, लेकिन ये देखो ये 1 2 3 4 रिंग बना ली, सेकेंड वाली में डबल बॉन्ड है और उसके बाद में ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये एडेनिन में प्यूरिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले ये एक रिंग बना ली, ये एक रिंग बना ली। इसमें क्या करा, यहाँ पे ये ऐड कर दिए और डबल बॉन्ड बना लिए। यहाँ से NH2 ऐड कर दिया, यहाँ NH ऐड कर दिया। ये हो गया एडेनिन प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर याद तभी होंगे जब एक बार दो बार बनाकर खुद देखेंगे। वैसे ऐसे सुनने से ये स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं, बाकी तो याद हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन अटैच कर दिया और ये पेंटागन स्ट्रक्चर बना लिए। लास्ट में 2 OH लगा दिए, यहाँ एडेनाइन लगा दिए, यहाँ CH2OH लगा दिया। ये हो गया एडिनोसिन का स्ट्रक्चर। फिर है ये एडेनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें क्या किए, ऑक्सीजन लिया, यहाँ से पेंटागन स्ट्रक्चर बनाया, 2 OH ऐड कर दिए, यहाँ एडेनाइन ऐड कर दिया। ये दोनों अभी तक तो सेम है। अब यहाँ पर जो ऐड करना है, यहाँ पे क्या किया था, CH2OH ऐड किया था, एडेनोसिन बन गया था। यहाँ पे ऐड करेंगे P डबल बॉन्ड OH CH2, ये ऐड किया, ये बन गया एडेनाइलिक एसिड। अब ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O लगाना है सबसे पहले, ये हो गया NH, यहाँ से यहाँ लगाना है डबल बॉन्ड, यहाँ लगाना है NH, यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड करना है। ये हो गया पेरिमिडीन का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आता है यूरिडिन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें और इसमें क्या कितना सिमिलर है, पहले ये लगाया और उसके बाद में ये पेंटागन बना लिया एक, लास्ट में 2 OH ऐड कर दिए, लास्ट यहाँ पे कर दिए यूरेसिल अटैच और यहाँ कर दिए CH2OH अटैच। ये वाला ऑलमोस्ट सेम है। अगर एडेनाइन अटैच है तो एडिनोसिन बनेगा, यूरेसिल अटैच है तो यूरिडिन बनेगा। ये दोनों ये दे रखा है न्यूक्लियोसाइड, ये था नाइट्रोजन बेस और ये यहाँ दे रखा था, ये वाला स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोटाइड का। ये यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लो, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ लो, बाकी हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।